आ जमा अ तो क्या हो जा रहा है, आ हो जा रहा है। तो सीमा जमा अंत, सीमा में अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, और अंत में क्या आ रहा है, अंत में शुरुआत में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो आ और अ हो जाएगा आ, तो ये शब्द हो जाएगा सीमांत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी ही चल रही होगी। जैसा आप सब ने थंबनेल में देख भी लिया है कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आप लोगों को काफी डर भी लगता है। जी हाँ, संधि की बात कर रहे हैं और संधि में भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि को। पर दीर्घ संधि पढ़ने से पहले हमको पहले यह समझना अनिवार्य है कि संधि किसको कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, और पर्टिकुलरली जो आज हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि, वो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो उस स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आपने देखा मेरे पीछे लिखा हुआ है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर आ भी रहा होगा, पर मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी लोग मुझको बोलते रहते हैं तो स्क्रीनशॉट के बारे में, कि स्क्रीनशॉट के लिए टाइम नहीं देते हैं। तो जैसा ऊपर लिखा हुआ है संधि, तो संधि में देखो सीधे सीधे संधि की परिभाषा क्या चीज है। सीधे सीधे संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का संबंध किससे है, परिवर्तन। विकार का अर्थ यहां पे परिवर्तन से है, चेंज से है, कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखो आप एक शब्द प्रयोग करते हैं, दिन में दो तीन बार शब्द प्रयोग होता है, संध्या, सांझ बोलते हैं ना कि सांझ हो गई। तो सांझ क्या है, सांझ अपभ्रंश है, तद्भव रूप है किसका, संध्या का। संध्या जो शब्द आया वो संधि से ही निकला है। अब संधि किस किस की, जब सुबह होती है, और सुबह होती है, सूर्य उदय होते हैं, और रात मिलती है, दिन और रात जब मिलते हैं सुबह के समय, तो तब क्या होता है, तब संधि का समय होता है। यानी दिन और रात मिल रहे होते हैं तो संधि होती है। उसके बाद मध्याह्न में, दोपहर के समय भी क्या होता है, संधि कही जाती है, उस समय संध्या होती है। और उसके बाद जो शाम को होती है, यानी दिन और रात मिल रहे होते हैं, तो भी क्या होती है, संध्या होती है। वो भी संधि से ही निकल के आया है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप में से काफी सारे लोगों ने ये बीच वाला, मध्याह्न वाला सुना नहीं होगा, पर सुबह और शाम को आप खाली मान लीजिए, तो सुबह भी संध्या होती है, शाम को भी संध्या होती है, दिन रात परस्पर मिलते हैं, और संधि से ही शब्द निकल के आया है, संध्या। तो संधि का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, मेल होना, जुड़ जाना, इसको कहते हैं संधि। और दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब यहां पे वर्ण से क्या मतलब है, वर्ण कौन से, अब हिंदी जो देवनागरी लिपि है उसमें देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि में कितने वर्ण माने गए हैं, 48 वर्ण माने गए हैं। आप जाके देख सकते हैं, मेरी वर्णमाला की वीडियो का लिंक मैं आपको इधर दे दूंगा, ऊपर आई बटन में, आप देख सकते हैं। उसके बाद बहुत ही डिटेल्ड उसमें थ्योरी दी है, मैंने बहुत अच्छे समझाया है। साथ में अगर पूछेगा कि हिंदी में कितने वर्ण हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा 52। अब देखो यहां पे देखो वर्ण कैसे है, अ आ ई, यहां से शुरू करके और पूरे स्वर और व्यंजन टोटल मिला के वर्ण हो जाते हैं। तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की है, संधि के 3 प्रकार हैं। कितने, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। यानी कि आपको 3 ही संधियों का अध्ययन करना है। अब सबसे पहले जो हमको समझना है, हम क्रमवार तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि को। तो नाम से ही पता लग रहा है स्वर संधि। संधि क्या समझ क्या है कि दो वर्णों, इस शब्द का क्या अर्थ निकला, देखो दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। और कैसी संधि है, स्वर संधि है, यानी कि वर्णों का मेल है। और कौन से वर्णों का मेल होगा, केवल स्वरों का मेल होगा। स्वर में कौन कौन से आ रहे हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। आपने पढ़ा होगा, आप जब मेरी वो वाली वीडियोस देखेंगे उसमें पता लगेगा स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पर है। पहला आधार है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 10 माने गए हैं।
लेखन के आधार पर 13 माने गए हैं। और जनरली आपसे पूछ लिया जाए तो स्वरों की संख्या आपको बतानी है 11। ये चीज आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो अब स्वर संधि में क्या है कि स्वर के बाद जब स्वर आता है और जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, स्वर के बाद स्वर आ जाता है, तो जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि होती है, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं स्वर संधि। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब स्वर संधि भी कितने प्रकार की है? स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयाद संधि। तो संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के प्रकार हैं 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं दीर्घ संधि को। चलिए दीर्घ संधि को समझते हैं। थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दे लिया ना तो आपको दीर्घ संधि पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। तो देखो, जो आपने स्वर पहले से पढ़ भी रखे होंगे, अब मैं मान के चल रहा हूं आप संधि पढ़ रहे हैं तो अपने स्वर पढ़ रखे हैं। और स्वर 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। और उसके बाद दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वर को हम साइड में हटा देते हैं, हम बात करते हैं केवल 2 स्वरों की, जिसमें पहला है ह्रस्व स्वर यानी कि लघु स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कहते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, ये ह्रस्व स्वरों में आपके आ रहे हैं। और उसके बाद जो दीर्घ स्वर हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जैसे मानो आप ह्रस्व स्वर बोल रहे हैं अ और उसके बाद आप बोल रहे हैं दीर्घ स्वर आ, तो आप दोनों बोल के देखो अ, आ, तो उससे कुछ अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है दीर्घ स्वरों में। तो ये इन दोनों का मोटा मोटी एक परिभाषा है, तो आप ये समझ सकते हैं। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये इन चीजों के बारे में आपको यहां देखना है। दीर्घ संधि है, क्या बोल रहा है? ह्रस्व या दीर्घ स्वर क्या 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 अ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर आ, ई, उ हो जाता है। अब आराम से समझते हैं। देखो, ये बोल रहे हैं कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर मैं आपको बता देता हूं, हम 3 की बात करने वाले हैं यहां पे, क्योंकि वही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से लिख रखे हैं? देखो मैंने यहां पे अ, ई, उ। और दीर्घ स्वर कौन कौन से लिख रखे हैं? आ, ई, उ। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा वो सिंबल आ रहा हो, काइन मास्टर का, इस तरह से करके, तो मैं जल्दी उसको रिमूव करने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ। और दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ। तो इनके बोलने में अधिक समय लग रहा है। तो ये दोनों ह्रस्व और दीर्घ हैं। यदि क्रमशः ह्रस्व के बाद ह्रस्व आ जाए या दीर्घ के बाद दीर्घ आ जाए या ह्रस्व के बाद दीर्घ आ जाए या दीर्घ के बाद ह्रस्व आ जाए, तो सब मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ ही बन जाएगा। जैसे हम इनके माध्यम समझते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूं। ह्रस्व के बाद ह्रस्व आ जाए या दीर्घ के बाद दीर्घ आ जाए या ह्रस्व के बाद दीर्घ आ जाए या दीर्घ के बाद ह्रस्व स्वर आ जाए, तो सब मिलके क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर ही हो जाता है। तो समझते हैं कैसे। देखो, ह्रस्व क्या है? अ। देखो ह्रस्व कौन सा है? अ, ई, उ। और दीर्घ है आ, ई, उ। तो अब एक एक कंडीशन मैंने आराम से बारीकी से लिखी है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, दीर्घ के ह्रस्व के बाद ह्रस्व आ जाए, अ के बाद अ आ गया, तो फिर भी क्या हो जाएगा? ह्रस्व के बाद ह्रस्व भी आ जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अ और अ मिलके आ हो गया। अब देखो यहाँ पे अ और आ, यानी कि ह्रस्व है और दीर्घ है, तो भी मिलके क्या हो जा रहा है? दीर्घ हो जा रहा है, आ हो जा रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे दीर्घ और दीर्घ है, आ
और आ है, साथ में क्या हो जा रहा है, आ हो जा रहा है, और पहले क्या हो रहा है, आ है और उसके बाद अ है, यानी कि पहले दीर्घ है उसके बाद ह्रस्व है, तो भी मिलके क्या हो जा रहा है, दीर्घ हो जा रहा है। उसी तरह से सारी प्रक्रिया आगे हो रही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ह्रस्व या लघु स्वर के बाद क्रमशः ह्रस्व या लघु स्वर आए तो मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है, और यही विकार, यही परिवर्तन क्या कहलाता है, दीर्घ संधि कहलाता है। तो उसी तरह अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल भी देता चलता हूं, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। पहला देखो, अ जमा अ, यानी अ के बाद आ रहा है तो आ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो पहला शब्द है धर्म और उसके बाद आ रहा है अर्थ। तो धर्म के अंत में देखो धर्म, धर्म, तो धर्म, अब बोल के देखो क्या आएगा, अंत में आ जाएगा, और अर्थ में तो स्पष्ट लिखा हुआ ये, तो अ जमा अ क्या हो जा रहा है, आ हो जा रहा है। यानी जब दोनों की संधि होगी तो ये अ और ये अ मिलके आ हो जाएगा, और धर्म जमा अर्थ हो जाएगा धर्मार्थ। क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद देखो अ और आ रहा है तो आ हो जाएगा, देखो सत्य जमा आग्रह, तो सत्य, सत्य, देखो अ की ध्वनि आ रही है, अ और आग्रह में आ अलग से दिखाई दे रहा है, तो अ और आ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और ये शब्द मिलके बन जाएगा सत्याग्रह। उसके बाद आ जमा आ, तो आ हो जाएगा, यहां पे देखो महा जमा आत्मा, तो आ जमा आ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली देखते हैं हम, आ जमा अ तो क्या हो जा रहा है, आ हो जा रहा है, तो सीमा जमा अंत, सीमा में अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, और अंत में क्या आ रहा है, अंत में शुरुआत में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आ और अ हो जाएगा आ, तो ये शब्द हो जाएगा सीमांत। इसी का विलोम आप कर दीजिए संधि विच्छेद, अगर ये दे देगा तो टूट के ऐसा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे प्रत्येक उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद अब दूसरा समझते हैं, और आएगा एक के बाद एक ही, अ के बाद आ के बाद अ और आ में ही रहेगा, ई और ई में ही रहेगा। कौन सा देखो लिखा है, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ कौन सा रहेगा, अ का संबंध अ से है, देखो यहां पे इसका है आ का जो संबंध है, मैं इसको अगर डायरेक्ट वहां पे लेके जाऊं तो आ का संबंध आ से है, छोटी ई का संबंध बड़ी ई से है, और छोटे ऊ का संबंध बड़े ऊ से ही है। इन्हीं में आपस में संधि होगी, अलग अलग नहीं होगी। अगर अलग अलग होगी तो आगे की संधियां बनेंगी, उनको मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो यही बात है, ह्रस्व या लघु स्वर के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उन दोनों के मेल से जो बनता है वो दीर्घ स्वर बन जाता है, और इसी को कहते हैं दीर्घ संधि। उसके बाद यहां पे देखो ई जमा ई, तो क्या बन रहा है, ई बन जा रहा है, बड़ा ई बन जा रहा है। अब मैं छोटे और बड़े ई का यहाँ पे प्रयोग कर लेता हूँ, वैसे उसको बोलना थोड़ा ठीक नहीं है, उच्चारण ही करना चाहिए, पर मैं छोटे और बड़े से दिखा दूंगा। तो छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बन जाएगा, बड़ी ई। जैसे यहाँ पे देखो अति जमा इव, तो अति में छोटी ई की मात्रा है तो ई, और यहाँ पे ई अलग ही दिखाई दे रहा है, तो ई जमा ई बड़ी ई हो जाएगा, और जो ये अति जमा इव था ये अतीव हो जाएगा। क्लियर हो रही होगी बात आपको। उसके बाद यहाँ पे देखो ई जमा ई, छोटी ई जमा बड़ी ई, तो बड़ी ई हो जाएगा, दीर्घ ही हो जाएगा। फाइनली क्या है, दीर्घ ही होना है, चाहे कैसे भी आ जाए। तो देखो गिरी जमा ईश, तो गिरी में देखो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो ई, और यहाँ पे ईश में बड़ा है ई, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, और जो गिरी जमा ईश था ये शब्द हो जाएगा गिरीश। उसके बाद आगे चलते हैं, बड़ी ई और बड़ी ई क्या बना देगा, बड़ी ई ही बना देगा। इसके बाद यहां शब्द है जानकी प्लस ईश, तो जानकी में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, और ईश में यहां पे दिखाई दे रहा है, तो बड़ी ई और बड़ी ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई ही हो जाएगा, और जानकी जमा ईश हो जाएगा जानकीश। जानकीश किसको कहते हैं, रामचंद्र जी को। उसके बाद यहां पे देखो बड़ी ई और छोटी ई आपस में मिलकर बना लेंगी बड़ी ई, तो यहां पे उदाहरण आप देखो, मही जमा इंद्र, मही जमा इंद्र, यहां इंद्र, यहां पे क्या है, बड़ी ई है, और यहां पे इसके यहां से छोटी ई आ रही है, मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा महींद्र। क्या हो जाएगा, महींद्र हो जाएगा। उसी प्रकार आगे हम समझते हैं ऊ के केस में भी ऐसे ही है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना लेगा। तो देखो भानु प्लस उदय, तो भानु छोटे ऊ की मात्रा है छोटा, और यहां पे ऊ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ऊ और ऊ मिलके हो जाएगा बड़ा ऊ,
और भानु जमा उदय हो जाएगा भानुदय। क्या हो जाएगा? भानुदय। थोड़ा खींच के बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ऊ जमा ऊ, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, मिलके क्या बना देगा? बड़ा ऊ। तो साधु जमा ऊर्जा ये शब्द है। तो देखो साधु छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ, और यहाँ पे देखो आप बड़ा ऊ है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ। तो साधु जमा ऊर्जा जो है वो हो जाएगी साधूर्जा। साधूर्जा ऐसे पढ़ा जाएगा। उसके बाद बड़ा ऊ और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ ही हो जाएगा। इसमें जो शब्द है भू जमा ऊष्मा, यानी कि धरती की ऊष्मा। तो भू में देखो क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ, और ऊष्मा में बड़ा ऊ दिखाई दे ही रहा है तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ क्या हो जाएगा? यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाएगा मिलके, और ये जो भू जमा ऊष्मा था ये भूष्मा हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद अंतिम जो है वो देखो यहाँ पे छोटा ऊ है, उसके बाद यहाँ पर ये बड़ा ऊ है, यहाँ पर छोटा ऊ है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ हो जाएगा। इसमें देखो वधु जमा उत्सव, वधु जमा उत्सव, उत्सव यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा ऊ, और वहां पे छोटा ऊ दिखाई दे रहा है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। लघु या ह्रस्व आगे पीछे आए तो क्या हो जाएगा? लघु, या दीर्घ आगे पीछे आए, कैसे भी आए, चार ही कंडीशन हो सकती है। अ और आ के केस में, ई और ई के केस में, ऊ और ऊ के केस में, तो फाइनली क्या हो जाएगा? आ ही हो जाएगा, फाइनली ई ही हो जाएगी, और फाइनली ऊ ही हो जाएगा। तो वधु और जमा उत्सव तो ये हो जाएगा वधूत्सव। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम इसी तरह से आपकी तैयारी में, इसी तरह से राम जी की पाठशाला सहायक होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और अच्छे से आप पढ़ते रहिए। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।